पिछले 60 वर्षों में आपने इस बात की चिंता नहीं की कि ट्राइबल डेवलपमेंट कैसे होगा। आपने सिर्फ इस बात की चिंता की कि ट्राइबल का वोट कैसे मिलेगा, और आपने इस बात की चिंता की कि वो जब तक भूखे नंगे गरीब नहीं रहेगा तब तक वो हमें वोट नहीं देगा। जंगलों में रहने वाले, पहाड़ों और कंदराओं में रहने वाले लोकेशनल बैकवर्डनेस के शिकार हैं, जिन्होंने प्रकृति के साथ जीना सीखा, प्रकृति को गले लगाए, प्रकृति के साथ जिया, वैसे लोगों के साथ आपने क्या किया? उनकी आवाज को कभी सुनने की कोशिश नहीं की। उसके अंदर जो सीने में दहकते हुए आग है उसको कभी समझने की कोशिश नहीं की। वनों में पदस्थापित पदाधिकारी कहते हैं कि जंगल में रहने वाले आदिवासियों को अंग्रेजों ने बसाया। अरे अंग्रेज इस देश में आए थे कि आदिवासी इस देश में आए थे? जंगलों के पेड़ में जब फल लगते हैं सबसे पहले वो अपने आराध्य को, पेड़ पौधे को पूछते हुए अनुमति लेता है कि आपके पेड़ से हम फल खाएंगे कि नहीं। आदिवासियों के बारे में बोलने से पहले समझिए आदिवासियों को, यहाँ भाषण देने के लिए मत आइए। हाउस में लेकर के आए, इनसफिशिएंट है, वो इनसफिशिएंट है ही है। इसके अलावा जो आपको दिया जा रहा है वो भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है, उसको भी आप खर्च नहीं कर रहे, क्योंकि पिछले 60 वर्षों में आपने इस बात की चिंता नहीं की कि ट्राइबल डेवलपमेंट कैसे होगा। आपने सिर्फ इस बात की चिंता की कि ट्राइबल का वोट कैसे मिलेगा, और आपने इस बात की चिंता की कि वो जब तक भूखे नंगे गरीब नहीं रहेगा तब तक वो हमें वोट नहीं देगा। आपने वोट की राजनीति की, और आज ये स्थिति आपके सामने है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जिसको देश के संविधान पर विश्वास नहीं है वैसे ताकतों को रोकना चाहिए। वैसे ताकतों के लिए जितना बल प्रयोग कर सकता है भारत सरकार करे, क्योंकि देश के संविधान सबके लिए है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहूंगा कि जंगलों में रहने वाले, पहाड़ों और कंदराओं में रहने वाले जो लोकेशनल बैकवर्डनेस के शिकार हैं, जिन्होंने प्रकृति के साथ जीना सीखा, प्रकृति को गले लगाए, प्रकृति के साथ जिया, वैसे लोगों के साथ आपने क्या किया? उनकी आवाज को कभी सुनने की कोशिश नहीं की। उसके अंदर जो सीने में दहकते हुए आग है उसको कभी समझने की कोशिश नहीं की। आप सिर्फ चर्चा करते। अब ऐसे लोगों को भी, वैसे लोगों के ऊपर में कार्रवाई नहीं करते, बल्कि उनके साथ आप 5 स्टार में बैठ करके चाय पीते हैं। जिनको संविधान पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं, वो आपके नुमाइंदे बन करके घूमते हैं। और जंगलों में जिसके सीने में आग है, दर्द है, करा है, पीड़ा है, जो छटपटा रहा है अपने दर्दों से, उसको संभालने के बजाय, उसको रोकने के बजाय, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मैं ये कहूंगा कि भारत सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि वैसे जो हार्डकोर लोग हैं जो संविधान के खिलाफ बात करते हैं, उसके ऊपर में जोरदार ढंग से कार्रवाई होना चाहिए और आदिवासियों को उग्रवादी बनने से रोकना चाहिए। उसके तहत आग को समझने की कोशिश करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज मैं यहां पर सर्वोच्च सदन में आया हूं, सांसद के रूप में आया हूं। मैं इसके पहले विधायक था, मंत्री था, मुख्यमंत्री था, और आज संसद के रूप में आया हूं। लेकिन मुझे याद है ये बात कि मैंने अपने 4 वर्षों के आयु में अपने पिता को खोया एक आदिवासी परिवार से। एक आदिवासी परिवार का लड़का हूं। हमने माँ का उस दूध को देखा है और माँ की उस आंचल को देखा है जिससे संघर्ष की बुनियाद खड़ी होती है। जिस संघर्ष के बल पर आज सर्वोच्च सदन में आपके बीच में कहने का मुझे मौका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के हैसियत से आज इस सदन में मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हमें हकीकत को समझने की कोशिश करना चाहिए। जंगल की आवाज को, आज आप वन नीति की चर्चा करते हैं और ये बात करते हैं किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को, जंगल में रहने वाले उनको कष्ट होगा। आज आपके पदाधिकारी कहते हैं, वनों में पदस्थापित पदाधिकारी कहते हैं कि जंगल में रहने वाले आदिवासियों को अंग्रेजों ने बसाया। अरे अंग्रेज इस देश में आए थे कि आदिवासी इस देश में आए थे? फॉरेस्ट विलेज है कहते हैं, अपमानित करते हैं।
जो प्रकृति के साथ जीता है, प्रकृति के साथ मरता है, फल फूल कंद मूल खा करके जीवित रहता है, जो हमेशा प्रकृति को आलिंगन किया है, कभी भी वो अपने आवश्यकता के ऊपर लकड़ी नहीं काटता, कभी भी वो नहीं चाहता कि मेरा जंगल बर्बाद हो। जंगलों के पेड़ में जब फल लगते हैं, सबसे पहले वो अपने आराध्य को, पेड़ पौधे को पूछते हुए अनुमति लेता है कि आपके पेड़ से हम फल खाएंगे कि नहीं, और वो पूजा करने के बाद उसकी पद्धति से, विश्वास के साथ कि आपका इस पेड़ से हम फल ले रहे हैं, तब वो ग्रहण करता है उसे। आप ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने इन्हें बसाया, जो जंगल में पैदा हुआ है, जो जंगल में जिया है, जो जंगल में रहा है, जो जंगल का मालिक है, उसको आप कहते हैं फॉरेस्ट नीति के तहत कि फॉरेस्ट विलेज अंग्रेजों ने बसाया। उसके साथ क्रूर मजाक करना छोड़ दीजिए, और जब ये मजाक करना छोड़िएगा तो रास्ता निकलेगा। आज आप कहते हैं कि जंगल में रहने वाले, ये क्या है? ये लोकेशनल बैकवर्डनेस है। जंगल में रहना कोई पाप नहीं है, पेड़ पौधों के साथ रहना कोई पाप नहीं है। पेड़ पौधों के साथ जीना सीखिए तो ये ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्या पैदा नहीं होगा। ये लगातार आप फार्म हाउस वाले हैं, कार्बन पैदा करने वाले, लगातार प्रदूषण पैदा करने वाले, आप जीना सीखिए आदिवासियों के साथ, जीना सीखिए जंगलों में रहने वाले लोगों के साथ, पेड़ पौधों के साथ जीना सीखिए। आज फॉरेस्ट एक्ट का क्या गति है? सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। सही ढंग से उसको यही कहा जाता है, जब वो गांव में जाते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कहता है कि ये फॉरेस्ट विलेज अंग्रेजों ने बसाया। बताइए, बड़ा आश्चर्य की बात है। जो जंगल में रहा है उसको वे कहते हैं कि आपको तो बसाया गया है। इस देश में अंग्रेज शासन करने के लिए आए थे, इस देश में अंग्रेज रूल करने के लिए आए थे। वो रूलर थे, व्यापार करने के लिए आए थे, उसका वाणिज्यिक स्वार्थ था। और वैसे निरीह जनता के साथ आज भी ये व्यवहार अगर हो रहा है तो ये समझना चाहिए कि आज क्या हो रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय। आज हमारे मंत्री जी भी जाते हैं, गृह मंत्री भी जाते हैं, सारे लोग जाते हैं, 5 स्टार होटलों में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले एक ग्लोबल वार्मिंग पर एक कार्यक्रम हुआ, वहाँ गया, हमें भी आमंत्रित किया गया था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल के साथ क्या हो रहा है? ट्राइबल किस तरीके से जी रहा है? मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूँ। आज 5 स्टार होटल में एक कप चाय की कीमत कितना है? 90 रुपया कम से कम होगा, उससे ऊपर ही होगा, फिर क्वालिटी में जाएगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज ममता देवी नहीं है यहाँ पर थी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि झारखंड में रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, और उस रेलवे लाइन की हालत क्या है? एक विडो लेडी है, एक महिला है जिसके नाम है मंगरी देवी। उसका पुश्तैनी जमीन 1 एकड़ 13 डिसमिल जो रेलवे एक्वायर कर रहा है, और उनको नोटिस दिया गया है उस 1 एकड़ 13 डिसमिल के एवज में कि आपका खाता नंबर 45 मौजा चिट्टो, रकबा 1 एकड़ 13 डिसमिल, उसका कुर्सीनामा है, और आपको मुआवजा दिया जा रहा है 1 एकड़ 13 डिसमिल के एवज में 1848 रुपया। 1848 रुपया मुआवजा दिया जा रहा है। तो पर डिसमिल उस जमीन का कॉस्ट क्या है? जिसकी पुश्तैनी जमीन, खानदानी जमीन, जिन्होंने मिट्टी से प्यार किया, जिन्होंने जंगलों से प्यार किया, जो प्रकृति से प्यार किया, जो वहां जिया मरा, सारी चीजें किया, उसकी पुश्तैनी जमीन जब लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो उसका मुआवजा कितना है? पर डिसमिल 16 रुपया। एक कप चाय पिला दीजिए उसमें। यह कीमत है आदिवासी जमीनों की।
और आप कहते हैं कि हम आदिवासियों के बीच में काम कर रहे हैं, लैंड एलिनेशन के लिए आर्टिकल 244 एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने लिखा है कि आर्टिकल 244 के माध्यम से लैंड एलिनेशन को रोका जाएगा। लैंड एलिनेशन वो कर रहे हैं, वो कोई भी ऐसे आदमी कर रहे हैं, ठीक है, नाजायज है, लेकिन सरकार कर रही है तो क्या ये जायज है? सरकार इस ढंग से 16 रुपया डिसमिल जमीन ले रही है। इस मंगरी देवी का खानदान का क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा? और इसका यदि जवान बेटा है तो वो क्या सोचेगा कि मेरे पुश्तैनी जमीन की कीमत 1848 रुपया सरकार ने मुआवजा तय किया है और सरकार रेलवे जमीन के लिए राशि दे रही है। आज ये स्थिति आज न केवल रामगढ़ जिला में बल्कि देश के सभी हिस्सों में, देश के सभी हिस्सों में यह सारी चीजें हो रही है। बैठिए 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 बैठिए। बैठ जाइए बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। रिकॉर्ड बनाया जाएगा उसे, और किसी का रिकॉर्ड नहीं जाएगा एक्सेप्ट अर्जुन मुंडा। बैठ जाइए बैठ जाइए। आदिवासियों के बारे में बोलने से पहले समझिए आदिवासियों को, यहाँ भाषण देने के लिए मत आइए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सच्ची और कड़वी बातें आपके सामने इसलिए रखने का प्रयास कर रहा हूं कि देश में आज बहुत भारी पैमाने पर खास करके इन वर्गों में असंतोष है, इन वर्गों में असंतोष है। और जिसके वजह से आज मैं उस दिन सुन रहा था, गृह मंत्री बहुत अच्छे तरीके से सारी बातों को रख रहे थे और ये कह रहे थे कि आज डेवलपमेंट का कार्य बंद है। बंद है, वास्तव में बंद है, कई जगहों में नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब चालू था उस समय क्यों नहीं किया? 60 वर्षों तक ये अवसर क्या आपको नहीं मिला था? 60 वर्षों तक आपने जब शासन किया और उस तक नहीं पहुंचे, पहले तो वो दरवाजा खोल करके आपका स्वागत कर रहा था। अब उनको भड़काया लोगों ने, आपके बुद्धिजीवी लोगों ने, आपके ऐसे लोगों ने भड़काया जो आपके साथ बैठ के चाय पीते हैं, आपके साथ कॉन्फ्रेंस करते हैं, आइडियोलॉजिकल डिस्कस करते हैं, और जिसको आप बढ़ावा देते हैं। इसलिए कई बार चर्चा होती है कि कौन किसको किसका समर्थन कर रहा है, और तब यह स्थिति सामने आती है कि अब उसको किसी भी तरीके से ये चर्चा में नहीं आए, इसकी कोशिश करते हैं। तो वैसे जो बुद्धिजीवी जिन लोगों के द्वारा आदिवासियों को भड़काया जा रहा है, सबसे पहले उस पर कार्रवाई करिए, वैसे लोगों को करिए। तो आदिवासी सच्चे लड़ाकू हैं। सभापति महोदय, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि 1855 में, 1857 में देश की आज़ादी की लड़ाई प्रारंभ हुई, लेकिन उससे पहले 1855 में आदिवासियों ने संथाल परगना के धरती पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। वो लड़ाई स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई नहीं कहा गया, क्योंकि वो जल जंगल जमीन की लड़ाई थी। वो अपने वासगीत, अपने अधिकारों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, इसलिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नेतृत्व में 1855 में महान विद्रोह हुआ, लड़ाई हुआ, और लड़ाई में 30,000 आदिवासी शामिल हुए, हजारों के तादाद में शहीद हुए। सिद्धू कान्हू चांद भैरव शहीद हो गए। उसके बाद की कहानी मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय, कि अंग्रेज के आर्मी चीफ ने, ब्रिटिश आर्मी के चीफ ने, वो अनाल्स ऑफ बंगाल्स में उसकी पूरी चर्चा है कि उन्होंने मूवमेंट ऑर्डर निकाला कि फोर्स को कैसे मूवमेंट होना चाहिए। फोर्स का मूवमेंट करने के लिए उन्होंने ऑर्डर किया, और उस ऑर्डर में एक पैरा यह भी लिखा कि ये पूरा ट्राइबल एरिया है, जंगल इलाका है, पहाड़ है, पर्वत है, यहाँ जो मिलिट्री का मूवमेंट होगा
तो इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें लिखी और उसमें यह भी लिखा कि वो पूरा मलेरिया प्रोन एरिया है, इसलिए अपने साथ क्विनिन भी लेते जाइए। 1855 का वो मूवमेंट ऑर्डर में क्विनिन का जिक्र है और उस क्विनिन से आज भी क्या इन आदिवासियों को मुक्ति मिला है? तो यह आपसे पूछना चाहता हूं कि मलेरिया आज भी मूवमेंट ऑर्डर में वही लिखा जाता है। जब उस मूवमेंट ऑर्डर में 1855 में जिन बातों का जिक्र किया गया आज भी कहा जाता है। आज आप पूछिए, परसेंटेज लीजिए कि जो आपके फोर्स जाते हैं उसमें से कितना % लोगों को फोर्स को मलेरिया होता है। तो जब आप मलेरिया से आदिवासियों को मुक्ति नहीं दिला सके, अपने फोर्स को आज भी डायरेक्शन देते हैं ये दवाई ले जाने के लिए, तो आप आदिवासियों के बीच में क्या काम करेंगे?